सो फाइनली जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की जो T20 सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे 20 क्वेश्चंस वाली, उसे हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डे 2 रहने वाला है और आज की इस वीडियो में रहने क्या वाला है, आपको पहले ही पता है कि हर सेक्शन से जो आपके सिलेबस में दिया गया सेक्शन, आपके जीके वाला सेक्शन हो गया, इंग्लिश का सेक्शन, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, हर एक सेक्शन से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आज की थीम भी आपने थंबनेल में जरूर देखी होगी या फिर टाइटल में पढ़ा होगा, गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड वाली थीम यहाँ पर सेट करी गई है। आप इसे बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड वाली थीम भी ले चल सकते हो, जैसे मर्जी लेके चलो। गर्लफ्रेंड वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे वो रहने वाले जो प्रेजेंट में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं। और एक्स गर्लफ्रेंड वाले कौन से होंगे, जो इससे पहले वाले सालों में पूछे गए, चाहे 2020 में, 21 में या 22 में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहले जो थीम है वो कहां पर लगने जा रही है, जीके वाले क्वेश्चन में। तो जीके वाले क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, अब पता नहीं आपको अच्छा लगने वाला है, कैसा लगने वाला है, लेकिन मैं आज ट्राई करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या सही लगा, कैसा लगा। ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस के 4 क्वेश्चन कैसे रहने वाले। जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो पुरानी बातें याद करवाने का ट्राई करके, पहले ऐसे हुआ करता था, तो होने क्या वाला है, पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है, पुरानी बातें याद करवाई जा रही हैं। फिर होगा क्या, जो प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड है वो, बल्कि तुम सिर्फ हिस्ट्री की तो बात कर रहे हो लेकिन जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड हो, मैं जम्मू कश्मीर से बाहर जाऊंगी, पूरी इंडिया लेवल पर जाऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो इंडियन हिस्ट्री से होगा। फिर जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करेगी, पॉलिटिक्स करने की ट्राई करेगी, लेकिन जो प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर के डिफरेंट लोकेशन में घूमने का ट्राई करेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा गया है, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीदर फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि दानीदर फोर्ट की बात करेंगे, इसकी कंप्लीशन कब करी गई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 आपके सामने ईयर भी मेंशन करे गए। दानीदर फोर्ट कहां पर है, राजौरी में, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। जब महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे, मियां हथू को गवर्नर बनाया था, है ना, वो 46 से 55 तक का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड पर दानीदर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन करी गई थी और कंप्लीट 1855 में जाके हो भी गया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, तो वो भी मियां हथू था वहां पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। पर्पस क्या था, जो भी डोगरा फोर्सेस थी उनको सेफर प्लेस में रखा जाए, क्योंकि वहां से पूरा वैली, रजौरी वैली का व्यू दिख जाता था। तो इस तरीके से वो जो फोर्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा 1855 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैं बात करूंगा, इसके फाउंडर का नाम आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैसे तो रशियन थी, लेकिन अमेरिका वगैरह में, अमेरिका क्या, तकरीबन आप बोलोगे कि 19 से 20 साल की उम्र में तकरीबन हर एक कंट्री में विजिट कर लिया था, सभी रिलीजन्स को समझ रहे थे। और इसकी 1875 में शायद से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे, वो स्थापना करी गई थी, न्यूयॉर्क में करी गई थी। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो सोसाइटी है इसे इंडिया में किसने प्रमोट करा था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा मैडम ब्लावत्स्की की, इनकी डेथ के बाद भी एनी बेसेंट ने चलाया था, और इंडिया में भी इसे सबसे ज्यादा प्रमोट किसने करा था, एनी बेसेंट ने ही करा था। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्पस क्या था कि जैसे भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी कलर के बेसिस पे, या इस तरह से ये हो गया। फिर सभी धर्मों की अच्छी बातें ली गई थी, विजडम की बात करी जाती है, इस तरीके से करके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। एक्स गर्लफ्रेंड पॉलिटिक्स कर रही थी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, कौन सा आर्टिकल है, सिंपली ये पूछा गया है। आर्टिकल 14, 20, 13 या फिर 16। तो आर्टिकल 16 आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल 16 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको याद करने ही करने हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक तो आपको वैसे ही आने चाहिए, आपको ट्रिक्स के साथ भी करवाए हुए हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 तक अच्छे से याद कर लेना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैच द फॉलोइंग, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था इस बार ये। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। ऑप्शन नंबर पी क्यू आर एस में आपको नाम दिए गए हैं, और सेकंड नंबर पे जो आपको दिया जा रहा है वहां पे आपको लोकेशन वगैरह दी जा रही है।
तो इन बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे छोटा काशी की बात करेंगे, छोटा काशी देखो उधमपुर, गांधरबल, सांबा या अनंतनाग। छोटा काशी हमारे जम्मू कश्मीर में परमंडल को कहा जाता है, तो परमंडल सांबा में आता है। इसका मतलब पी का जो सही सीक्वेंस है वो थर्ड ऑप्शन के साथ बन रही है। तो पी की सही सीक्वेंस थर्ड ऑप्शन के साथ एक ही सी नंबर पे देखने को मिल रहा है, वही चल रहा था। फिर भी आगे वेरीफाई कर लेते हैं। लैंड ऑफ देविका उधमपुर को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स गांधरबल को कहा जाता है, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स अनंतनाग को कहा जाता है। तो वही सीक्वेंस चल रही थी, हमें वही कंप्लीट करनी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद ये सीक्वेंस चल रही है इंग्लिश वाली। तो इंग्लिश के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है वो इडियम फ्रेज की कैटेगरी में आ रहा है। ये एक्स गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन है। एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा प्यार का मतलब तो मैंने तुम्हें समझाया था, इस तरह से करके। तो अब आप मुझे इस इडियम का मतलब बता दो। कहा गया थ्रो अंडर द बस। थ्रो अंडर द बस हम किसके लिए यूज करते हैं? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को आराम से पढ़ लो। अब थ्रो अंडर द बस की बात करेंगे, इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी को धोखा देते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, टू बिट्रे अ पार्टनर। जैसे मैंने आपको बोला उससे रिलेटेड तो ये देखने को मिल रहा है कि धोखा दे देना, है ना, अपने मतलब के लिए। टू बिट्रे अ पार्टनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा प्यार का मतलब मैंने ही तो बताया था, तुम इस इडियम फ्रेज का मतलब बता दो। फिर जो प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड आती है वो बोलती है जो उसने प्यार का मतलब बताया था उसमें एरर है, गलती है, तुम इस क्वेश्चन में एरर निकालो। अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। बताइए कहां पर एरर आपको देखने को मिल रहा है। सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सेंटेंस किस तरह से है? वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब इसमें एरर कहां पर है आपको वो बताना है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बात का ध्यान देना आपको। एक हमारे पास कंपाउंड और कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कि हम बोलते हैं ब्रांड न्यू कार, हम क्या बोलते हैं? ब्रांड न्यू कार, है ना। हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। या फिर हम बोलते हैं ब्रांड न्यू कार हो गया, हम बोलते हैं आई ओपनिंग एक्सपीरियंस या आई ओपनिंग इंटरव्यू, इस तरह से हम बोल देते हैं। हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, है ना, ये इस तरह से कंपाउंड एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। हम बोलते हैं 10 पेज असाइनमेंट, ये हमारे पास आ गया। वैसे यहां पर क्या आ रहा है आपको देखने को मिल रहा होगा, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। यहाँ पे 3 करोड़ लिखा हुआ है ना, तो वो गलत हो जाएगा। जब भी हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव आता है तो वहां पर हम नाउन कौन सा यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन हम यूज करते हैं हाइफनेटेड के केस में। तो 3 करोड़ की जगह हम क्या यूज करेंगे? 3 करोड़ यहाँ पे यूज करेंगे, तो एस वहां पे हटाना पड़ेगा। वही यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, वहां पर मिस्टेक है, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी सेंटेंस को पढ़ते अगर आप इस कंसेप्ट को ना लगाते तो भी आप यहाँ पर ध्यान देते, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़, 3 के साथ करोड़ यहाँ पर आ जाता, करोड़ को सेंस नहीं बन रही थी, उस हिसाब से भी आप देख सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां पर एरर देखने को मिल रहा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। अब एक्स गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुम्हारे लिए कितने सारे आर्टिकल लिखा करती थी। तो देखो आर्टिकल आपके सामने आया हुआ है, आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, है ना, मुझे पसंद है नई लैंग्वेजेस सीखना और फ्रेंच जो है वो इजी लैंग्वेज है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच के अगर पहले आर्टिकल लिखना होता तो मैं कुछ आर्टिकल लगाते ही नहीं, है ना। तो अगर फ्रेंच लैंग्वेज लिखा होता तो मैं उसके पीछे आर्टिकल लगा देता, वो अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल फ्रेंच तो पहले डिनोट हो चुका है, तो फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, फ्रेंच के बारे में बात करी जा रही है तो आर्टिकल लगने वाला है। लेकिन कौन सा लगेगा? ए लगेगा, दागा तो यहाँ पे सेंस बनता ही नहीं है। तो फ्रेंच इज इजी। अब ये आज की प्रोनाउंसिएशन कैसी आ रही है, साउंड कैसी आ रही है? इजी लैंग्वेज आ रही है ना, तो वॉवल साउंड आ रही है। वॉवल साउंड आती है तो हम क्या लगाते हैं? हम वहां पर एन यूज करते हैं। इसका मतलब आपको ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है एन, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। बेसिक आर्टिकल है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा करती थी, तो जो प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड है वो उसको घुमाने के लिए उसको जम्बल्ड कर देती है, उसके लिए ना जम्बल्ड सेंटेंस लेके आती है, कई तरह की बातें खिचड़ी बना के लाते। तो वही आपके सामने खिचड़ी आ चुकी है, आपने इसको सही पैटर्न में अरेंज करना है। यहां पर कहा गया है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड की बात करूं, मतलब इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हो ये वाला,
4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इन्हें आपको सही तरीके से अरेंज करना है, क्या सीक्वेंस रहने वाली है। अगर हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं सभी को। पी में क्या कहा गया है, क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। एक रिलैक्सिंग बेडरूम इन्वायरमेंट होना भी बड़ा जरूरी है। यहाँ पे टू लगा हुआ, टी डबल ओ, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी जरूरी है। तो वो भी जरूरी, इसका मतलब पहले हमने कोई बात करी होगी, फिर हम बोल रहे होंगे ये भी जरूरी है, तो पहले कौन सी बात करी है। तो इसका मतलब यहां से तो सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब पहले हमने किसी न किसी और चीज के बारे में बात की हुई है, तो सेंटेंस हमारा पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया था। फिर क्यू में कहा गया, इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन, ये पॉसिबल है कि तुम अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सको ताकि साउंड स्लिप मिल सके। हाँ, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, फिर भी आगे कवर कर लेते हैं। जो आर सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है, वहां पर लिखा गया दिस इज पॉसिबल इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनबी, ये तभी पॉसिबल होगा। लेकिन क्या पॉसिबल होगा, किसकी बात कर रहे हैं, वो तो पहले बताया होगा ना। ये पॉसिबल होगा, तो सेंटेंस तो यहां से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। किसकी पॉसिबिलिटी की बात कर जा रही है, वो पहले आएगा, फिर ही तो हम बोलेंगे कि हाँ ये तभी पॉसिबल होगा। इसका मतलब सेंटेंस आर स्ट्रक्चर से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, वो तो ऑप्शन में भी देखने को नहीं मिलता। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, लिखा हुआ है स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड। स्टार्ट कहां से करना है, लेकिन किस चीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं वो तो पता ही नहीं है। तो स्टेप बता दिए कि स्टार्ट कहां से करो, लेकिन करना क्या है वो तो बताओ। तो इसका मतलब स्टेप्स बताने से पहले करना क्या है वो पता होना जरूरी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एस से भी हमारा आंसर नहीं आ सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था वो भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन, ये पॉसिबल है, आसान है, मतलब आसान तो नहीं बोलूंगा, पॉसिबल है कि आप अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सको, सो दैट आपको साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद, गहरी नींद आ सके, इस तरह से करके। तो हमारा सेंटेंस जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो क्यूली सीक्वेंस हमारे पास सही चल जाएगी। फिर उसके बाद बोलता है कि ये पॉसिबल है कि तुम अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सको। फिर वो बताता है पॉसिबल कैसे होगा, दिस इज पॉसिबल इफ यू मेक श्योर, ये तभी पॉसिबल हो सकेगा अगर तुम ये इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा रूम अनडिस्टर्ब्ड हो, क्वाइट हो, रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो शांत होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। अब वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, पहले कहा कि पॉसिबल है, फिर कैसे पॉसिबल है वो बता रहा है। तो बिल्कुल सही है, क्यू के बाद आर वाली सीक्वेंस बिल्कुल सही बन रही है। तो क्यू के बाद आर वाली सीक्वेंस आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस भी सही बन रही है, पहले कह रहा है कि रिट्रेन करना ब्रेन को पॉसिबल है, फिर कैसे पॉसिबल है वो बता रहा है। फिर आगे कंफर्म कर लेते हैं। एस में कहा गया स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप, स्टार्ट करो उस टाइम से जब तुम बेड में जाना स्टार्ट करते हो। फिर लास्ट में लिखा गया है कि रिलैक्सिंग बेडरूम भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी। स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखो पूरे क्वेश्चन में है कि अपने ब्रेन को रिट्रेन करना है, उसके फिर मेथड पॉसिबिलिटीज बता रहे, किस तरह से कर सकते हो वो बता रहा है। तो स्टार्टिंग यहीं से हो रही थी, उसके बाद में पॉसिबिलिटी कैसे वो बताया जाता। तो क्यू आर वाली सीक्वेंस सही थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इंग्लिश वाले 4 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं हम रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीएलडब्ल्यू का जो अपडेटेड पैटर्न है उसके हिसाब से आपके मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। आने वाले टाइम पर और भी मॉक टेस्ट वहां पर अपडेट होते रहेंगे। आप टेस्ट सीरीज का वीएलडब्ल्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद जितने भी वहां पे सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट अपलोड होंगे वो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से और लेटेस्ट जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से ही अपलोड होने वाले। और साथ ही साथ फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन को। तो रीजनिंग वाले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में कहा गया, आपके सामने सीक्वेंस चल रही है, मैं एक बार लिख देता हूँ। 12, 16, 25 सीक्वेंस क्या है, 12 फिर 16 है, फिर 25 देखने को मिल रहा है, फिर 41 है, फिर 66 है, और नेक्स्ट नंबर आपको बताना था क्या हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न देखो क्या चल रहा है, कितना गैप है 4 का, कितना गैप है 9 का, यहाँ पे कितना गैप है 5, 30, 10, 5, 16 का गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कितना गैप है 19 से 25 का गैप है। तो कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे जो गैप है वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 60, 3, 90, 96, 102, यहाँ पे 102 आना चाहिए। और 102 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था एक्स गर्लफ्रेंड वाली कैटेगरी। अब जो कैटेगरी आ रही है वो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड वाली, यानी कि गर्लफ्रेंड वाली कैटेगरी आ रही है, यानी कि इस साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको फिगर कंप्लीशन के टर्म्स में पूछा गया, आपको बताना है। देखो स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, पहले आपके पास कुछ इस तरह से
एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। फिर नेक्स्ट पैटर्न में क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है, 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया है। ये पोर्शन यहां पर चला गया है, ये वाला पोर्शन यहां पर चला गया है, ये वाला पोर्शन यहां पर चला गया है और ये यहां पर चला गया। 45 डिग्री से टिल्ट हो गए और इस फिगर को डबल कर दिया हुआ है। यही पैटर्न चल रहा था। वैसे ही हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, इस तरह से जो फिगर हमारे पास बनी थी इसको भी हमने क्या करना था, 45 डिग्री से टिल्ट करना था। इसको तो मैं 45 डिग्री टिल्ट करूंगा, ये वाला एरो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, और वो डबल भी हो चुका है, तो वो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ रहा होगा, वीडियो को शेयर करोगे। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की है, जीके की है, बाकी मैथमेटिक्स की है, वहां पर जाकर भी आप तैयारी कर सकते हो। और जो क्वेश्चन सीरीज आपके मैं सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जीके वाले सेक्शन की सीरीज में स्टार्ट कर चुका था, वो वाली सारी वीडियोस भी इसी चैनल पर मिलेंगी। जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, और ये वाली वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती जा रही हैं, तो वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी का है, आपके सामने स्क्रीन में है बी। इसे भी लिख लेता हूँ और इसको भी सॉल्व करते हैं ना, यहीं पे लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर देखो बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई देखने को मिल रहा है, फिर आपको जी देखने को मिल रहा है, फिर दो ब्लैंक हैं, उसके बाद क्यू है, एस है और डब्ल्यू है। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो है वो चेक कर लेते हैं। देखो बी सेकंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे, ई फिफ्थ नंबर पे, सेवंथ नंबर पे आ रहा है। ये हमारे पास 17 नंबर पे, 19 नंबर पे, 23 नंबर पे। कुछ अगर आप ध्यान दोगे, ये सारे कैसे नंबर हैं, ये ऑड इवन तो चलने नहीं वाला, ये सारे प्राइम नंबर हैं, सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आ रहे हैं, है ना। 2 3 5 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। और 11th नंबर पे क्या आता है हमारे पास, के आता है। फिर उसके बाद 13 हमारे पास, 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है ना। फिर 13 के बाद 17 प्राइम नंबर आता है, और के और एम आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो किस तरह की सीरीज यहाँ पे चल रही थी, प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही थी, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था। क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, बड़ा जरूरी बन जाता है कि अब एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन पेपर में ठीक कर कर आओ। कंपटीशन ज्यादा है, अगर रीजनिंग वाले सेक्शन में अगर आप लैग कर जाओगे तो आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, वेन डायग्राम की कैटेगरी से आया हुआ है। ये गर्लफ्रेंड वाली कैटेगरी, मतलब लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जस्ट ये थीम ट्राई कर रहा था, बाकी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आगे चलते यहाँ पर क्या है, साइंस, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट वेन डायग्राम कौन सी बनेगी? देखो फिजिक्स जो है वो साइंस का ही पार्ट है, तो फिजिक्स वाला सर्कल साइंस के सर्कल के अंदर आ जाएगा और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर डी वहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 2 एक्स गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड की कैटेगरी के आएंगे। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में वो एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी से है। यहाँ पर कहा गया एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, द एज ऑफ एलाइस इज एक्स माइनस 10 ईयर्स। प्रेजेंट में एलाइस की जो एज है वो कितनी है, एक्स माइनस 10 ईयर्स है। ये है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बोल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट एज इतनी है। तो व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 12 इयर्स, 12 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर प्रेजेंट एज इतनी है तो 12 साल के बाद इसी उम्र में 12 मुझे और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, 12 में से 10 गए, 2 बन जाएगा। तो 12 साल के बाद उम्र कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सामने जो है ये भी एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी का है, मतलब कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर कहा जा रहा है एवरेज वेट जो है एक टीम में 67 इंप्लॉयज की, उनका जो एवरेज वेट है वो 89 केजी है, मतलब सभी बारी बारी है। देखो एवरेज वेट ही 90 केजी को टच कर रहा है, एवरेज वेट सभी का। तो 67 की टीम है, 67 इंप्लॉयज की टीम है, एवरेज वेट 89 केजी है। फिर अगर वो कहता है इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, अगर मैनेजर के वेट को भी हम अगर ऐड कर देंगे, जो एवरेज है वो 1 केजी बढ़ जाएगा। तो बताओ मैनेजर का वेट कितना था। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास लगता है। हम सबसे पहले केस का सम निकाल देते हैं, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज को मल्टीप्लाई करना नंबर के साथ। पहले एवरेज कितना था, पहले जो एवरेज था हमारे पास 89 था, और नंबर कितना था, कितने इंप्लॉयज थे पहले
पहले 67 एम्प्लॉयज थे, तो 89 को 67 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, है 89 को 67 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 63 आ जाएगा, 6 यहाँ पे कैरी चल जाएगा, 8 7 56, 9 6 54, तो 60, 110 तो 116 आ जाएगा यहाँ पे, तो 11 कैरी चल जाएगा, 8 6 48, तो 58 59, है ना, 5963 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेना, मैं भी बाद में चेक कर लूंगा। तो पे 5963 आ रहा है हमारे पास। जो सम आ रहा है पहले वो कितना आ रहा है, 5963 आ रहा है। अब दूसरे केस में भी हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला तो यही होगा ना, एवरेज इनटू नंबर। अब दूसरे केस में क्या हो गया था, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एवरेज है और ये नंबर है। दूसरे केस में उसने कहा था कि जब एक बंदा आ जाता है, मैनेजर आ जाता है, तो एवरेज वेट 1 kg बढ़ गया। तो अगर पहले 89 था अब वो 90 kg हो गया है। पहले एम्प्लॉय 67 थे, अब मैनेजर भी ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया, 68 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करो, सम कितना आ रहा है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 60, 61। अब हमारे पास कितना आ रहा है, 6120। पहले सम इतना आ रहा था, अब सम इतना आ रहा है। ये चेंज क्यों आ रहा है, ये मैनेजर के आने की वजह से तो आ रहा है। अगर मैनेजर आता ही नहीं तो इतना वेट रहता, मैनेजर आ गया तो इतना वेट हो गया। तो अब डिफरेंस निकाल दो, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैनेजर के वेट की वजह से। तो डिफरेंस निकालो, 6120 में से 5963 माइनस कर दो, 120 तो ये माइनस हो जाएंगे, 150, 157 केजी का था वो, मैनेजर लगाओ हिसाब। तो 157 केजी आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है, मैनेजर का वेट 157 केजी, तभी तो पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनका एवरेज वेट 89 केजी आ रहा है। 157 काम कैसे करता होगा ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिक्स के दोनों आएंगे वो दोनों गर्लफ्रेंड वाली कैटेगरी के, मतलब इस बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है P कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। P किसी काम को कितने दिनों में करता है, P किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन हाउ मेनी डेज कैन P एंड Q टुगेदर कंप्लीट द वर्क। P और Q मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे। इफ Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, अगर Q जो है वो फास्ट है P से, अगर Q डबल फास्ट है तो इसका मतलब अगर ये 15 दिनों में काम करता है तो Q 7.5 दिनों में काम करता होगा, डबल फास्ट है ना। इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम निकाल देना है। इनका एलसीएम तो 15 ही आने वाला है ना। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आया करेगा वो क्या हुआ करेगा, टोटल वर्क, मतलब इन्होंने 15 यूनिट का काम करना है। अब मुझे बताओ ये एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दिनों में 15 यूनिट वो करता ना, तो 1 यूनिट करेगा पर डे का, 15 डिवाइड बाई 15। वैसे 15 डिवाइड बाई 7.5 करोगे, ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में काम। अगर P और Q दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1, 3 यूनिट एक दिन में काम करेंगे ना। ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ, आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी मैथमेटिक्स की, वहां पे जाकर भी वीडियोस देख सकते हो। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, 15 टोटल वर्क था डिवाइड बाय 3, तो 5 दिनों में काम खत्म करेंगे। 5 दिन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल सा कंसेप्ट बताया हुआ है, पहले आपको एलसीएम निकाल देना है। बेसिक्स का पहले पढ़ाया हुआ, बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो भी आपको नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम निकाल दो, फिर इससे डिवाइड करते जाओ, एक दिन का काम निकल जाएगा। फिर दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, लास्ट में वर्क से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 5 दिनों में सारा काम खत्म करेंगे, वापस स्क्रीन में देखने को मिल रहा था ऑप्शन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। अ 5 फुट लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, 5 फुट लंबी है वो सिलेंड्रिकल पाइप, उसका इनर डायमीटर 6 फीट का है और बाहर का डायमीटर 8 फीट का है। इफ टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया जो है, एंड इसको भी मिलाया जा रहा है, सब कुछ मिलाया जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया K पाई है, तो बताओ K की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल से टर्म समझ लो। आपके पास दिया क्या हुआ, आपको एक 5 फुट का सिलेंडर है ना, 5 फुट का सिलेंडर है आपको दिया हुआ है, 5 फुट का सिलेंडर आपको दिया हुआ है। इनर डायमीटर कितना दिया हुआ आपको, जो इनर डायमीटर है वो 6 फीट का है ना, 6 फीट का है, और आउटर डायमीटर 8 फीट का है, आपको ये बोला हुआ है। और टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ कितना है, K पाई है। आपको इस K की वैल्यू निकालनी है, यही आपको करना था, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एक सिलेंडर सिंपल ना, आपको इमेजिनेशन कर लो खुद, इस तरह से सिलेंडर करके इमेजिनेशन कर लो,
उसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर कितना है और आउटर डायमीटर कितना है वो सब दिया हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देते हैं, मतलब ये साइड वाला पोर्शन निकाल देते हैं सिलेंडर का। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालू इनर साइड का, तो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इनर साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं, इनर साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 6 है तो रेडियस इसका आधा, R3 हो जाएगा, और एच हाइट कितनी दी हुई है 5 फुट दी है, तो 5 5 3 15 तो 30 पाई में पास क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आ गया। वैसे अगर मैं आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालूं, फॉर्मूला तो वही है 2 पाई आर एच, 2 को मल्टीप्लाई करो पाई से, अब रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 8 था तो रेडियस 4 हो जाएगा, हाइट तो वो 5 ही है, 5 को 4 से 20 22 40 40 पाई मेरे पास आ जाएगा। ये तो है कर्व सरफेस एरिया। अब नीचे सर्कल है तो उसके लिए मुझे उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि दो रेडियस हैं, तो 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना, आउटर माइनस इनर कर लेता हूँ। ऐसे तो करना पड़ेगा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस 2 पाई R1 स्क्वायर, तो मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, बाकी सारा पोर्शन इस तरह से कर लिया। तो 2 पाई R2 का स्क्वायर में निकालूंगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, R2 मेरे पास 4 था ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इस तरह से। तो 2 पाई इंटू 16 में से 9 के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 14 पाई मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। किसी तरह के मिस्टेक वगैरह, किसी तरह का डाउट वगैरह आपको नहीं आ रहा होगा। अब टोटल सरफेस एरिया के पाई दिया हुआ है ना, टोटल सरफेस एरिया को कितना दिया होता, के पाई दिया हुआ था, तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो एजेस का एरिया आ रहा है, इन सभी को कैलकुलेट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप कैलकुलेट वगैरह कर लो, मैं यहाँ पर देखूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरी तरीके से ना, इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। ये के पाई हमारे पास आ रहा है तो कितना हो जाएगा 40 30 70 80 84, के पाई इक्वल्स टू 84 पाई, तो सिंपल तो हो गया, के की वैल्यू 84 आ गई, 84 हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कंप्यूटर वाला सेक्शन। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लग रही होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। ये T20 वाली सीरीज 20 क्वेश्चन वाली सीरीज 25 क्वेश्चन वाली जल्दी बन सकती है आपके शेयर करने पर, तो शेयर जरूर कीजिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर आपके सामने स्क्रीन में है, एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी का क्वेश्चन है। इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, कौन से शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस से तो कॉपी करने के लिए करोगे, कंट्रोल प्लस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस हो ओपन करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस W आपको देखने को मिल रहा है, उसी से डॉक्यूमेंट क्लोज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक्स गर्लफ्रेंड वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो एक पेटाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं आपसे वो पूछा जा रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, वो आपने मुझे बताना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कितने बाइट होते हैं, तो 10 की पावर 15 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दो क्वेश्चन आएंगे वो गर्लफ्रेंड यानी कि प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे। फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, HTTPS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असेंबलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।